हेलो दोस्तों, आपका स्टडी विथ हेमंत यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये जो डेली 11 बजे रात को क्लास चलेगी, ये प्रीमियर क्लास होगी, आधे घंटे की क्लास होगी। और इसमें जीके जीएस के ऐसे प्रश्न जो पिछले किसी भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, किसी भी, चाहे वो आपका एसएससी हो, रेलवे का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हुआ है, जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, उनका जो किरण की बुक आती है, उस बुक के सारे क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा। मतलब अब पहले से वीडियो अपलोड हो चुका है, लेकिन इस बार क्या किया हूँ, 4-5 वीडियो को एक साथ मर्ज करके जो क्लास है वो काफ़ी लंबी बना दी गई, जिससे आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा जल्दी जल्दी कवर हो। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना और बेल आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसी कई वीडियो देखने के लिए। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो आप मुझे डेली सुबह 9 बजे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूं, या सिंपल आप हेमंत कुमार मिश्रा सर्च करोगे तो आपको जो है मेरी क्लासेस वहां पे मिल जाएंगी। डेली सुबह 9 बजे एसएससी जीडी के लिए, ठीक है, जो अभी आपका एग्जाम होना है उसका टेस्ट होता है। तो अगर आपसे कोड पूछे तो स्टडी 19 कोड आपको अप्लाई करना है। वो कोड अप्लाई करके आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। और बिल्कुल ये कोड जब आप अप्लाई करोगे ना, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगना है। आप मेरी सभी क्लास बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं सभी स्पेशल क्लास ही लेता हूँ, जिससे आपको कोई पेमेंट ना करना पड़े। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। थैंक यू एवरीवन। क्वेश्चन है, द पायरोमीटर इज यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता, उच्च ताप या घनत्व। तो सुनो, पायरोमीटर क्या होता है? पायरोमीटर बेसिकली अत्यधिक उच्च ताप को मापने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर को मापने में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी होगा। कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछ देता है कि देखो, पायरोमीटर आपके ना 2 टाइप्स होते हैं। बेसिक ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है रेडिएशन पायरोमीटर, विकिरण जिसको कहते हैं, ठीक है, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हो कि जो रेडिएशन या विकिरण पायरोमीटर होता है, इनमें गर्म वस्तु से निकलने वाली विकिरण जो होती है उसकी माप करके हम वस्तु का टेम्परेचर पता करते हैं। सेकंड वन होता है ऑप्टिकल, प्रकाशीय जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके द्वारा क्या करते हैं, इसके द्वारा जो गर्म वस्तु का ब्राइटनेस होता है, जो चमक होता है, उसके आधार पर जो है उसका तापमान ज्ञात करते हैं। तो 2 होता है, ये आप यहाँ पे नोट कर देता हूँ मैं, आप लिख लेना कहीं पे। एक तो रेडिएशन होता है, ठीक है, एंड सेकेंड वन जो है आपका होता है ऑप्टिकल पायरोमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राडार उपयोग में आता है, राडार इज यूज्ड, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछा गया है। तो रेडियो डिटेक्शन एंड एजिंग, राडार बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय रेडियो वेव्स। यहाँ से इसके जो है सभी चीज़ें पता चल जाती हैं रेडियो वेव के द्वारा, कि प्रेजेंस क्या है, किस वस्तु की वहाँ पे उपस्थिति है, डायरेक्शन क्या है, उस वस्तु की स्पीड क्या है, ये सब जो है हम रडार के थ्रू जो है पता कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? देखो, अगर आप हिंदी से पेपर देते हो तो आपको सोचना पड़ेगा भूकंप मापी। अगर आप इंग्लिश में ध्यान देते हो तो सिस्मोमीटर क्या है, तो आप एकदम आराम से गेस कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो सिस्मोग्राफ होगा, ठीक है। भूकंप मापी को इंग्लिश में सिस्मोग्राफ कहते हैं, और सिस्मोग्राफ के थ्रू ही जो है हम भूकंप को मापते हैं, ठीक है। एक चीज़ और, इसको किस पे नापते हैं? रिएक्टर स्केल पे, ये आप याद रखना, किस पे? रिएक्टर स्केल पे इसको नापते हैं। सेकेंड चीज, 1 से 10 के बीच में इसको पॉइंट देते हैं, ठीक है, सॉरी 0 से 10, 0 से 10 के बीच जो है इसको संख्यांक के माध्यम से भूकंप की तीव्रता, जो इंटेंसिटी होती है, वो हम बताते हैं। और एक चीज़ और, इसका जो परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो जो प्रदर्शित करता है, इसके पैमाने पर जो अगली संख्या होगी वो पिछली संख्या से 10 गुना अधिक परिमाण को प्रदर्शित करेगी, मैग्नीट्यूड को प्रदर्शित करेगी। जो अगली संख्या होगी वो पिछली संख्या से 10 गुना अधिक। मतलब कहीं अगर रिएक्टर स्केल 1 पे भूकंप आया है और कहीं 2 पे आया है, तो ये 1 पे 10 गुना कम प्रभाव होगा, 2 पे 10 गुना ज़्यादा प्रभाव होगा, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है?
कि महासागर में जो वस्तुएं डूब जाती हैं उनसे किस यंत्र के द्वारा बताया जाता है, या पोजीशन जो है किस यंत्र के द्वारा जो है पता किया जाता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन जो है आपका ये है। चलिए, शक्ति का मात्रक है, द यूनिट ऑफ पावर इज हर्ट्ज, वोल्ट या वाट या न्यूट्रॉन। तो शक्ति का मात्रक क्या है आपका? वॉट है। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। देखो शक्ति क्या होता है, पावर क्या होता है, तो आप सिंपल समझते हो कि आप किसी भी कितना भी किसी वस्तु पे फोर्स लगाते हो वही आपका पावर होता है। लेकिन अगर इसको एक लैंग्वेज दें तो किसी व्यक्ति अथवा मशीन द्वारा इकाई समय 1 सेकंड में किए गए कार्य अथवा उसके काम करने की दर क्या है? प्रति सेकंड किया गया कार्य को शक्ति, अथवा कभी कभी ये भी पूछ देता है कि सामर्थ्य क्या होता है। तो शक्ति और सामर्थ्य एक ही चीज है। अब शक्ति को जूल प्रति सेकंड में बताते हैं, किसमें? जूल प्रति सेकंड में, या इसको वाट में भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए वाट ना मिले, आपको वाट याद है, तो इसके जगह जूल प्रति सेकंड भी जो है आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पार्सेक इज इक्वल टू, एक पार्सेक बराबर है। देखो पार्सेक होता क्या है? पार्सेक बेसिकली दूरी नापने की इकाई है जो सौर मंडल के बाहर, सोलर सिस्टम के बाहर स्थित जो हमारे खगोलीय पिंड हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हैं, उनकी दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। और एक पार्सेक इक्वल टू 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो देख लेते हैं कौन सा क्लोज है। ऑप्शन बी 3.25 प्रकाश वर्ष होता है एक पार्सेक के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? हाउ मेनी वॉट्स आर देयर इन हॉर्स पावर। देखो ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, एकदम स्टार्टिंग से शुरू किया हूँ फिजिक्स से। 40 क्वेश्चन के ज़्यादा नहीं, आपके 4 से 5 सेशन होंगे अगले 4-5 दिन तक। उसमें आपका फिजिक्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो एक हॉर्स पावर कितने वॉट का होता है? सिंपल सी बात है 746। सबको रटा होना चाहिए ये चीज़, तो बहुत बार पूछा गया है। हॉर्स पावर क्या है? शक्ति मापने की इकाई है। ठीक है, और एक अश्व शक्ति जिसको हॉर्स पावर कहते हैं 746 वॉट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर क्या है? शक्ति मापने की इकाई। ठीक है, शक्ति किस में नापते हैं? वॉट में, या पीछे मैंने क्या बता रखा था? जूल प्रति सेकंड। तो ये 746 क्या होगा आपका? 746 आपका वॉट होगा, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अच्छा कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता कि हॉर्स पावर जो वर्ड है इसका यूज किसने किया था? अश्व शक्ति शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार जेम्स वाट द्वारा, जो उनके द्वारा स्टीम इंजन बनाए गए थे, वास्प इंजन बनाए गए थे, उनके कार्य तथा बोझ ढोने वाले घोड़ों की शक्ति की तुलना किया गया था। तो वहां पे जेम्स वाट ने यूज किया था हॉर्स पावर। बल का मात्रक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन सी। बल, सिंपल सी बात है, बल आप सभी लोग को पता होगा, अगर कोई वस्तु है, ठीक है, अगर उसके स्थिति में परिवर्तन कर देता है तो वहाँ पे फोर्स काम करता है। मतलब कोई वस्तु अगर रुकी हुई है, विराम अवस्था में है, तो उसको परिवर्तित करके गति में ला दे, या गति में है तो उसको रोक के विराम में ला दे, तो दोनों में बल काम करेगा। ठीक है, बेसिक कर ले तो परिवर्तन करने का प्रयास करता है फोर्स जो है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी कभी ये मेंशन कर देता है कि बल का एसआई मात्रक बताओ, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन, और ये भी आप याद कर लो केजी मीटर, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों में से आपसे कोई भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको बताना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1 माइक्रोन बराबर है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया जो आपको आंसर कमेंट करना है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, देखो प्राइस क्या है, जस्ट देखो कुछ ऐसा प्राइस नहीं रखा हूँ मैं, सिंपल 5 लोग को सिलेक्ट करूंगा, 100 रुपीज़ का प्राइस होगा जो कि मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब कहाँ कैसे इसको, मतलब कब रिजल्ट का डिक्लेरेशन होगा, कब क्या कैसे होगा, वो वीडियो के लास्ट में आप देख सकते हो। तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू क्या होता है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि माइक्रोन अथवा जो माइक्रोमीटर होता है ये सूक्ष्म लंबाई मापने की इकाई होती है। ठीक है, ये भी जो है लेंथ मापती है, लेकिन छोटी सी छोटी दूरी मापने की इकाई होती है, लंबाई मापने की इकाई होती है। और इसका प्रयोग जो है अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड रेडिएशन की तरंग दैर्घ्य हो गई, जैविक कोशिकाएं हो गया, जो बायोलॉजिकल सेल्स होता है,
ठीक है, जीवाणु रेशे का आकार मापने में किया जाता है। तो आपको आंसर इसका कमेंट करना है। 1 माइक्रोन बराबर होगा कितने के? क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द रीजन दैट द पर्सन गेट्स हर्ट व्हाइल हिटिंग द रॉक? इनर्शिया, वेलोसिटी, रिएक्शन या स्पीड? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, व्हाट इज द रीजन दैट द पर्सन गेट्स हर्ट व्हाइल हिटिंग द रॉक? क्या होता है कि जब आप किसी चीज पे जितनी फोर्स से, ताकत से प्रहार करते हो, उतना आपको उल्टा बल फील होता है, महसूस होता है। इसको रिएक्शन कहते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, प्रतिक्रिया या रिएक्शन। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि सदैव प्रत्येक क्रिया के समान ठीक उसके विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो जैसे मान लो कि आप कुल्हाड़ी लेके किसी पत्थर पे पूरे ताकत से मार रहे हो, या आप बंदूक से गोली चला रहे हो, तो इसीलिए बंदूक से जब भी गोली चलाते हैं तो बंदूक का जो पिछला हिस्सा होता है उसको शोल्डर से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब गोली आगे की ओर निकलती तो बंदूक बहुत तेजी से पीछे की ओर धक्का मारता है। ठीक है, तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, यहाँ पे तो रिएक्शन होगा। एक समान गति के साथ एक वस्तु, एन ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म स्पीड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? त्वरित नहीं हो सकती, त्वरित हो सकती है, सदैव त्वरित होगी और वेग असमान रहेगा। ये आपके लिए थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, जिसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है। टोटल 3 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन अभी और हैं। नेक्स्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा आभासी बल है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्चुअल फोर्स? कॉन्सेंट्रेटिक फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल, अपकेंद्रीय बल, मजबूत परमाणु बल। देखो, ये जो इंग्लिश में है, ठीक है, इसको मैंने गूगल ट्रांसलेट किया तो मे भी कुछ गलत हो सकता है, तो आप हिंदी जो है ज़्यादा फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा आभासी बल है? देखो, जब किसी वृत्ताकार पथ पर कोई गतिशील वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला जो बल होता है ना, जैसे ये है एक वृत्ताकार पथ, ठीक है, ये कोई वस्तु है जो टहल रही है, तो ये केंद्र जो है, सेंटर से जो बाहर लगने वाला बल जो होता है वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, अपकेंद्रीय बल होता है, और ये आभासी बल होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। और इसकी जो ये एक तरह का काल्पनिक आभासी बल है, और इसकी जो दिशा होती है ना, वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है। यहाँ पे मैं ये देखो ये कह रहा था ना, इसको क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। जो आपका अभिकेंद्रीय बल होता है ठीक उसके विपरीत दिशा में होती है हमेशा। अगर कुछ इसका आप एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो जैसे कपड़ा सुखाने की मशीन हो गया, जब दूध से मक्खन निकालने की मशीन हो गया, ये सब जो है आपका अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कपड़ा सुखाने की मशीन या दूध से मक्खन निकालने की मशीन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है, किस बल पे काम करती है? तो राइट आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन की गति का पहला नियम किससे संबंधित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ये आपका 4th क्वेश्चन है जिसका आपको जवाब देना है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू एनर्जी, वर्क, स्पीड या इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस ओर झुकना चाहिए? विच वे शुड अ साइक्लिस्ट बेंड इन अ सर्कुलर मोशन? ये देखो, अगर एक साइकिल चालक है, ठीक है, जो वृत्तीय गति में चल रहा है, तो इसको किस ओर झुकना चाहिए? थोड़ा सा आप सोचो कि अगर आप गोल गोल घूम रहे हैं तो आप किस ओर टर्न लेते हो? आगे की ओर, फॉरवर्ड, पीछे की ओर, बैकवर्ड, टू द सेंटर, केंद्र की ओर, या सेंटर कॉन्ट्रास्ट, केंद्र से विपरीत। सॉरी, ये कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा, केंद्र से विपरीत। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? अगर आप ध्यान से सोचते हो तो आप किधर की ओर झुकते हो? थोड़ा सा सेंटर की ओर झुक जाते हो। या गाड़ी भी जब आप घुमाते हो, साइकिल छोड़ो, अब तो मैक्सिमम लोग बाइक चलाते हैं, तो किसी मोड़ पे थोड़ा सा बेंड कर लेते हैं। या अगर आप रेसिंग थोड़ा सा अपने दिमाग में लाओ, बाइक की रेसिंग चल रही हो, तो जब भी वो मोड़ पे आता है ना, तो जिधर की तरफ मोड़ रहता है उधर की तरफ अपनी बाइक को पूरी तरह से झुका लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केंद्र की ओर। अब इसका जो है साइंटिफिक रीजन देख लेते हैं। जब कोई साइकिल चालक वृत्तीय पथ पर गति करता है, या रेसिंग बाइक जो है जब टर्न होती है, तो उसे क्या करना होता है? अपनी स्थिति को संतुलित रखने के लिए जो अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, वो कैसे वो प्राप्त करता है?
वो केंद्र की ओर झुक कर जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है अभिकेंद्री बल जो है वो प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्ति पथ पर गतिशील एक वस्तु का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक वृत्ति पथ है, ठीक है, इस पे कोई वस्तु गतिशील है, ठीक है, तो उसका क्या होगा? एक समान वेग होगा, चर त्वरण होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा, या एक समान गति होगा और अचर योग होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, ठीक है, एक समान गति होगा या चर होगा, वेरिएबल वेलोसिटी होगा, और एक समान गति या और चर त्वरण होगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। बात को समझो, जब एक वृत्ति पथ पर गतिशील एक वस्तु है, ठीक है, तो इसकी स्पीड तो समान रहेगी हमेशा, लेकिन देखो डायरेक्शन हर पल चेंज हो रहा है, ठीक है, जैसे इधर घुमा इधर इधर इधर, डायरेक्शन जो है इसका हर टाइम चेंज हो रहा है। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, केवल इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ। ये आपका 5th क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में। ये टोटल 5 क्वेश्चन हो गए। जिनका भी 5 क्वेश्चन सही रहेगा वो आप आराम से प्राइज जीत सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट प्रिंसिपल डज द रॉकेट वर्क ऑन? एंगुलर मोमेंटम, द मास, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, कन्वर्जेशन। तो राइट आंसर क्या है? रेखी संवेग का संरक्षण पर काम करता है। अब रेखी संवेग संरक्षण क्या है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सिद्धांत क्या है? तो देखो, यह सिद्धांत जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अंतर्गत आता है। इस नियम के अनुसार अब क्या होता है? 3rd नियम तो मैंने आपको बता ही दिया था कि एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया। तो इस नियम के अनुसार क्या आता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब एक वस्तु से जितना संवेग परिवर्तन होता है, दूसरी वस्तु में उतना ही संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है। इसी कारण क्या होता है कि नीचे की ओर जो गतिशील गैस है वो रॉकेट को ऊपर की दिशा में धक्का प्रदान करती है, ठीक है, पुश करती है, और रॉकेट से निकलने वाली गैस के कारण जो रॉकेट का द्रव्यमान है वो क्या होता रहता? मास परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि रॉकेट का जो गैस है कम होती रहती है। तो उसकी स्पीड क्या है जिससे रॉकेट को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक वेग, ठीक है, वेलोसिटी और त्वरण प्राप्त होता है, एक्सेलरेशन प्राप्त होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा? सिंपल क्वेश्चन है, नाव के भार के बराबर, ठीक है, बोट लोड के बराबर, नाव के भार के बराबर। अब ये कौन से नियम पे काम करता है? अब याद करो, ये आर्किमिडीज कुछ करके है, ठीक है, इसको भी आप कमेंट करके बताना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, तो आप लोग को जिसको भी याद होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो जो है आप नीचे लिख सकते हो, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा डिटेल बता देता हूँ कि क्या होगा, कैसे होगा। देखो, इसका जो भी रिजल्ट है वो जो मैं डिक्लेयर करूँगा, अभी नहीं, कम से कम 2 से 3 महीने बाद, ठीक है, 2 महीने बाद, या 10,000 लाइक जो पहले हो जाएगा उस पर मैं रिजल्ट डिक्लेयर कर दूंगा। जस्ट सिंपल है, 5 लोग सिलेक्ट करूंगा जो, और सबको 100 रुपीज़ का प्राइस है, वो उनको फ़ोन पे या गूगल पे सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हाँ, कमेंट करना, आंसर करना नहीं भूलेगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल सेम टाइम पे इसके आगे का क्वेश्चन का। मुश्किल से आपको 6 से 7 क्लास लेनी होगी, आपके फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। एसएससी CHSL का भी एग्जाम होने वाला है, MTS CGL जो भी एग्जाम होने वाले हैं, जहाँ भी साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे सभी का आपका ये कवर करेगा।